कि भी पिछले दिनों मीडिया में इस आशय के समाचार आए थे कि मायाराम कमेटी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से बनी थी, उसकी सिफारिशें वित्त मंत्री ने स्वीकार कर ली हैं और उन्हें कॉमर्स मंत्री के पास भेजा गया है और उसके बाद वो उनको प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा और वो सिफारिशें लागू होंगी। अभी जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं माननीय श्री चिदम्बरम जी, वो कुछ ही दिनों पहले तक गृह मंत्री भी थे, तो इसलिए उनको इस समस्या के सभी पहलुओं की पूरी जानकारी है। ये तर्क दिया गया है कि एफडीआई रिजीम को और अधिक उदार बनाया जाएगा, लिबरलाइजेशन किया जाएगा उसका, और इस सिलसिले में उन्होंने एक सिफारिश ये की है कि प्राइवेट सिक्योरिटी की जो संस्थाएं हैं उनमें 100% सीधा निवेश विदेशी कर सकेंगे, 100% एफडीआई बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इसको हम एक बात ये आपको बताना चाहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि उन सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर 100% फॉरेन कंट्रोल होगा, विदेशी नियंत्रण होगा। हिंदुस्तान में ये जो प्राइवेट सिक्योरिटीज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना था 2005 में, और वो ये कहता है कि एक कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं जो इन सिक्योरिटी एजेंसीज को माननी पड़ेंगी। उनके लागू होने के बाद ही वो सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर सकती हैं। ये एक्ट जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 है, जिसको गृह मंत्रालय देखता है, उसके तहत ये काम करता है। वो ये कहता है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ होगी उसकी ओनरशिप 100% इंडियन होनी चाहिए। एक्ट कहता है इस बात को। और जब ये एक्ट पेश किया जा रहा था, लेजिस्लेशन पेश किया जा रहा था पार्लियामेंट में, तब माननीय शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री थे और उन्होंने ये कहा कि इस कानून बनाने का असली मकसद, द इंटेंशन, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव of the private security agencies legislation is to check the proliferation of foreign owned and controlled private security agencies in the country. ये न बढ़ने पाए, इनकी संख्या अगर हो, अव्वल तो हो ही नहीं, अगर हो तो बहुत सीमित हो। ये उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट में इस बात को खुले तौर पर कहा। अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्ट से पढ़ रहा हूं मैं, private multinational security agencies have also established their branches in the country, which unless properly regulated may have serious security implications. Unless suitable safeguards are devised, these developments are likely to have wide-ranging security implications, which may not be in national interest. ये
होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं और एक्ट में लिखा है, और ये उन्होंने पढ़ा भी पार्लियामेंट में. There is also a danger of the employees of the private security agencies encroaching upon the duties of the police, using weapons in an illegal manner and wearing uniforms which resemble those of the police. In many instances, personnel employed by these agencies have also been involved in criminal activities. ये वो खुद कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इसलिए इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, और इसलिए उन्होंने क्या शर्त लगाई कि इसमें 49% से ज़्यादा तो एफडीआई नहीं हो सकती, और दूसरी उन्होंने इसमें शर्तें लगाई, वो भी मैं आपको एक्ट से ही पढ़ देता हूँ. Persons or institutions not eligible for license, that is license to run the security institution. A person, this is clause 6. 1. A person shall not be considered for issue of a license under this act if he has been convicted of an offense, etc., etc. Clause 6, subclause 2. A company, firm or an association of persons shall not be considered for issue of a license under this act if it is not registered in India or having a proprietor or a majority shareholder, partner or director who is not a citizen of India. यानी बहुत सख्त प्रावधान किया गया है उनको नियंत्रित करने के लिए, उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कि कोई कंपनी, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड, उसकी विचार ही नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत उसे सिक्योरिटी एजेंसी चलाने की इजाज़त देने के लिए, इफ इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया. अगर वो कंपनी या एसोसिएशन हिंदुस्तान में पंजीकृत नहीं है, पहली शर्त, या हैविंग ए प्रोप्राइटर और ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर, पार्टनर और डायरेक्टर हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर उसके शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी, उसके अगर वो नॉर्मल अनलिमिटेड कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, तो उसके पार्टनर्स या डायरेक्टर्स ये अगर इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, तो ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. तो इस एक्ट के सारे प्रावधान को वो बाईपास कर रहे हैं, सर्कमवेंट कर रहे हैं, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मदद से 49% का 100% कर रहे हैं. मैंने इसमें उनसे, प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि इस तरह का काम ये बिल्कुल गैर कानूनी है, विधान के विरुद्ध है, और दूसरा ये कि इससे फायदा क्या होगा, ये 50 नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा. आज इस सेक्टर में लगभग 50 लाख आदमी काम करते हैं. इन 50 लाख आदमियों में कुछ 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, बाकी छोटी कंपनियां हैं. ये जब एफडीआई लेके मल्टीनेशनल यहां आएंगे तो सबसे पहले तो छोटी कंपनियां साफ हो जाएंगी, फिर उसके बाद जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर इनकी निगाह जाएगी. तीसरी बात कि इनके साथ जो लोग हैं उन्होंने क्या मांग की है, इन कंपनियों ने ये मांग की है कि भाई हमारे जो कर्मचारी होंगे उन्हें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखने की इजाज़त देनी चाहिए. सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, तो जो गृह मंत्री ने एक्ट में लिखा है कि ये हथियारबंद लोग होंगे और पुलिस की वर्दी पहन के कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं. कुछ देशों में ये पाया गया है कि इन्होंने इस रास्ते का फ़ायदा उठा के वहाँ पॉलिटिकल गड़बड़ियाँ पैदा की हैं. ये सब जानने की बात है. गृह मंत्री खुद कहते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत सी जगह ठीक नहीं थी. तीसरी बात इसमें यह होगी कि ये तमाम एजेंसीज को हम कहाँ लगाते हैं आज. नॉर्मल पुलिस या नॉर्मल सीआरपीएफ अब या तो कम्युनल रॉयट्स की तरफ जा रही है, या नक्सलाइट्स की तरफ जा रही है, या प्रोटेक्शन ऑफ जो आपके
बहुत मिलिटरीली सेंसिटिव एरियाज हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। बाकी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसीज बैंक्स की रक्षा कर रही हैं, कैश ट्रांजैक्शन उन्हीं के थ्रू सुरक्षित जा रहा है, एयरपोर्ट्स की रक्षा में आ रही हैं, फिर बहुत से सरकारी दफ्तरों की रक्षा में आ रही हैं। मैं जब मिनिस्टर था तो CSIR की लैब में भी ये कोशिश हो रही थी कि भाई वो हमले हो गए थे एक बेंगलोर में एक बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में टेररिस्ट के अंदर से, तो क्या सिक्योरिटी की जाए। तो ये हुआ कि भाई कुछ एजेंसीज को लगाया जाए। तो बहुत से सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ भी ये प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं, बैंक्स में काम कर रही हैं, DRDO के दफ्तर में भी काम कर रही हैं। तो आप क्या इन सारे दफ्तरों की सुरक्षा, इन सारे सेंसिटिव इलाकों की सुरक्षा इन हथियारबंद फॉरेन कंपनीज को सौंप देंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज को? इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, व्हाट आर इट्स लॉन्ग रेंज कॉन्सिक्वेंसेज, इस पर आपने कभी ख्याल किया है? नहीं किया है। और खुद आप कह रहे हैं कि इनकी हरकतें अच्छी नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ये पाए गए हैं। ये भी कहा है गृह मंत्री ने इसमें, इफ आई एम करेक्ट। Personnel employed by these agencies have also been involved in criminal activities. तो यहाँ वैसे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज काफ़ी हैं हिंदुस्तान में। अगर ये और उसमें शामिल हो गए और वो फिर रोके भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनके आका बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक होंगे, तो ये सीरियस प्रॉब्लम सोशल भी और पॉलिटिकल भी हर तरह से पैदा कर सकती है। और कब किस मौके पर हमारे देश में ये कब क्या करेंगे, इसका जानना बड़ा कठिन है। तो इसलिए हमने ये मांग की है प्रधानमंत्री जी से कि आप ऐसा न करें। और ये गृह मंत्री जी कैसे हैं, जो पहले गृह मंत्री भी थे और अब वित्त मंत्री भी हैं, तो मालूम होना चाहिए कि एक्ट क्या कहता है। 2005 का एक्ट है। और बहस हुई थी एक बार क्या कि भाई ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स जो हैं ये फोन टैपिंग कर लेते हैं, केस चलते रहे अभी तक। पार्लियामेंट में उस समय कहा गया कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स की जो ये एक उनकी ताकत बन गई है कि वो चाहे जहां फोन टैपिंग कर लें, कुछ भी कर लें। तो अगर ये फॉरेनर्स आ जाएंगे ऐसे अपने डिटेक्टिव्स को विद मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्या होगा, आपके फोन्स का क्या बनेगा, आपकी प्राइवेसी कितनी रहेगी, कहाँ इंक्रोच करेंगे, किसके लिए काम करके क्या करवाएंगे, हम नहीं कह सकते। तो आज के हालात में इस देश में इस तरह की संस्थाओं को आने देना और इतनी खुली छूट देना ये बिल्कुल गलत है। हमने पूछा उनसे कि भाई आप कर क्यों रहे हैं मायाराम जी ये बातें, तो जवाब मिलता है कि FDI लानी है मुल्क में, FDI। तो इस क्षेत्र में अभी तक सिर्फ 50 मिलियन FDI आई है। अब अगर आप इसको 100% कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 मिलियन हो जाएगी। क्योंकि ये तो लेबर इंटेंसिव है, ये तो इसमें आदमी चाहिए, इसमें कैपिटल तो बहुत कम चाहिए। तो इससे कितनी FDI आने वाली, नथिंग। तो वो तर्क भी बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और इसलिए मैंने एक चिट्ठी चेयरमैन ऑफ द होम अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को भी लिखी है, एक चिट्ठी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हैं उनको भी लिखी है, क्योंकि पास तो इसको अप्रूव तो IPPP ही करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि ये इरादा FDI के बहाने से एक कानून को सर्कमवेंट करके ये इस तरह की हरकत करना ही बहुत गलत है। कम से कम अगर आपको करना ही तो पहले एक्ट को तो तरमीम कीजिए, इसमें तो संशोधन लाइए, इसको पार्लियामेंट के सामने रखिए, फिर देखिए क्या होता है। ये सरकार इसी तरह के काम कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ अखबारों में कि उनके मंत्रालय में झगड़ा है कि गैस के दाम बढ़ाए जाएं या ना बढ़ाए जाएं। 3 मंत्री कह रहे हैं बिल्कुल बढ़ाना गलत है, और 2 मंत्री जुटे हुए हैं कि जरूर बढ़ाइए। ये क्या हो रहा है, ये कैसी गवर्नमेंट है? फर्टिलाइजर मंत्री कहता है गैस मत का दाम मत बढ़ाओ, हम मर जाएंगे, किसान मर जाए। पावर मिनिस्टर कह रहा है कि ये क्या आप कर रहे हैं, बिजली का दाम 7 रुपए हो जाए, और ये अगर आप करेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा।
और 3 मंत्री कायदे की बात बोल रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही, कहती है नहीं हमें दाम बढ़ाने। क्यों बढ़ाने हैं, क्या उसका रैशनल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा देश का? असली बात है कि सरकार की एनर्जी पॉलिसी गलत है। सरकार को अपनी एनर्जी पॉलिसी दुरुस्त करनी चाहिए। जो हमारी बहुत अधिक निर्भरता इंपोर्ट पर है, इसको जानते बूझते सरकार बनाए हुए है, उसको कम करने की कोशिश नहीं करती। एनर्जी बास्केट को ठीक करने की कोशिश नहीं करती और आम आदमी के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डालती है। ये जो भी दाम बढ़ेगा वो असली में हम और आपकी जेब से ही निकलेगा। और अगर बिजली का दाम जैसा रिपोर्टेड है कि 7 रुपए तक चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है हम सिर्फ आसमान में जो बिजली चमकती है उसी को देख के संतोष करेंगे। इस बिजली से तो काम चलेगा नहीं। है तो कभी घर में एक स्टेटस सिंबल के तौर पे कि हमारे यहाँ भी बिजली लगी हुई है, कभी कभी मेहमान आएगा तो बिजली जला दिया करेंगे कि हम भी हैसियत वाले आदमी हैं, वरना बचेगा क्या? दिस इज एब्सर्ड। बहुत गलत पॉलिसीज हैं। और अब इन्हीं सब का नतीजा है कि रुपया लुढ़कता ही जा रहा है, लुढ़कता ही जा रहा है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि उसको गोल बनाने के बजाय चौकोर बनाइए तो कम से कम लुढ़केगा तो नहीं। क्या हो रहा है? 60 रुपए। 3 साल पहले मैंने चेतावनी दी थी संसद में कि रुपया लुढ़क के 60 रुपए तक जाएगा, होशियार, खबरदार। इसका नतीजा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा है कि आप 1991 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप जो हालात हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज इस तरह से गायब हो रहा है कि 2014 की शुरुआत में आपको कर्जा निपटाने के लिए शायद और कर्जा लेना पड़ेगा। इस साल आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कर्जों का भुगतान करना है, और जो शायद 175 बिलियन डॉलर तक होगा। और ये अगर आपने दे दिया तो आपके पास 50-60 बिलियन डॉलर बचेंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि साल भर आपका कोई काम उनसे चलने वाला नहीं है, तो आपको फिर कर्जे लेने पड़ेंगे। तो वही हालात आ जाएंगे फिर। आपको कर्जे दिए जाएं या ना दिए जाएं, इसका फैसला फिर IMF और वर्ल्ड बैंक करेंगे कि आपसे संभलता नहीं है, आप ये शर्तें मानिए। तो ये हमारे देश की हालत है, अर्थव्यवस्था की हालत है, और ये बहुत चिंता की बात है। कुछ सेक्टर्स में उनको बढ़ाने का हक है कानूनी तौर पर, उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बढ़ा सकते हैं, कुछ डायरेक्ट रूट्स के मुताबिक है। लेकिन उसमें भी जो कैप बढ़ाए जा रहे हैं उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। सिर्फ ये कि आपको विदेशी निवेश मिलेगा, एक ही बात कही जाती है कि बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आता है कि आपके पास कैप कम है या कैप ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आता है जब आपके देश की क्रेडिबिलिटी हो, जब आपके यहाँ स्टेबिलिटी हो, जब आपके यहाँ इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदे से माने जाएं और चलाए जाएं। जितनी फॉर्म्स और जितने कानून और जितने नियम हिंदुस्तान में है, उतने ही दुनिया के और जगहों में। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा टाइट मामला नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फॉर्म है, उतने ही अमेरिका में भी लगभग उतने ही है। मैंने देखा एक बार मंगा के। यूरोपियन कंट्रीज में भी उतने ही है, कहीं 2 कम कहीं 2 ज़्यादा। मगर यहाँ एक फॉर्म आज आप दे दीजिए तो उसका जवाब आएगा मान लीजिए 6 हफ्ते में, वहाँ जवाब आ जाता है 1 दिन में, 2 दिन में। ये फर्क है। आदमी यहाँ बिजनेस शुरू करना चाहे तो 1 साल तो उसको शुरू करने में ही लगेगा, और अगर वो बिजनेस बंद करना चाहे तो 10 साल लगेगा। इंसॉल्वेंसी हो जाए तो शायद मर जाएंगे सब लोग, वो सॉल्व नहीं हो। इस वजह से नहीं आता इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनके काम करने के तरीके, करप्शन, आलस और इनएफिशिएंट मिनिस्ट्रीज, इस वजह से नहीं आता।
देखिए, ये उनसे ये आशा की जाती है कि वो इस तरफ उनको मालूम हो जाएगा, फिर वो ये बच के नहीं निकल सकेंगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। अब अन्यथा मुझे मालूम नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था। अब आप जान गए ना, आप बताइए। हालात तो इनसे सुधरने की मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बताऊं आप कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, वरना फिर पार्लियामेंट में तो सवाल उठेगा ही। देखिए, ये आर्थिक सरकार की जो नीतियां हैं उसका मुद्दा तो जरूर बनेगा। महंगाई का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, सरकार की आर्थिक नीतियों के मुद्दे हैं, वो तो उठेंगे। उसमें जितने भी मसले आएंगे वो सब उठेंगे। आखिर कोयले का मुद्दा भी है, वो भी उठ जाएगा। कानून को अपना काम करना चाहिए, इसका मैं हमेशा पक्षधर हूं, वो चाहे कोई मंत्री हो। मैंने बता दिया ना कि कानून को अपना काम करना चाहिए। हाँ, तो अब उसके आगे उन्होंने अगर अपील की है या क्या की है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा है कि लोगों को अपनी आंख में लठ नहीं दिखाई देता है, दूसरे का तिनका दिखाई देता है, तो उसमें मैं क्या करूं। सरकार जो है वो आरटीआई का खूब ढिंढोरा पीटती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है तो उसको लेकर अध्यादेश लाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि जो आरटीआई की दलील थी, जो तर्क था, वो बहुत लचर था। पॉलिटिकल पार्टीज या ऐसी तमाम संस्थाएं इस देश में हैं जो अगर आरटीआई के तहत लाई जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो अव्यावहारिक तो है ही, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आखिर आरटीआई का मतलब किस लिए आरटीआई बना कि जो सरकार फैसले करती है, जो जनहित में फैसले नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, और अगर किसी को लाभ पहुंचाने के लिए हुए हैं तो क्यों हुए हैं, देर क्यों हुई है, ये सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक ओपन ट्रांसपेरेंसी हो सरकारी फैसलों पर, आरटीआई बनाया गया। देखिए, वो तो जो उन्होंने कहा उसका संज्ञान तो इलेक्शन कमीशन लेगा, दैट इज देयर बिजनेस। लेकिन चुनाव में खर्चा कम हो, दैट इज द डिफरेंट इशू। वेदर एक्स एमपी सेज समथिंग और वाई एमपी सेज समथिंग, दैट इज डिफरेंट। लेकिन इलेक्शन में इलेक्टोरल एक्सपेंसेस कम हो, ये बात सही है। मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी, करोड़ों का सवाल नहीं है मेरा, तो पूरा जितना लिमिट है उतना भी नहीं होता। I don't spend. I don't have money.